Hello everyone. मैं प्रियंका मीना 2013 बैच IPS ऑफिसर. So let's start today's session. जैसा कि मैंने बता दिया है ऑलरेडी कि मेरा नाम प्रियंका मीना है. आई एम 2013 IPS ऑफिसर and right now I'm posted in Delhi. और अच्छा एक क्वेश्चन है यूपीएससी जर्नी. तो यूपीएससी जर्नी सबकी जर्नी डिफरेंट होती है. इफ आई टॉक अबाउट माय जर्नी तो मैंने आफ्टर कॉलेज प्रीलिम्स दिया था. मेरी जो प्रिपरेशन थी वो नेक्स्ट ईयर के लिए थी बट या लकीली आई गॉट सेलेक्टेड इन दैट ईयर ओनली. सो यूपीएससी जर्नी के बारे में यही है कि मैंने जैसे कॉलेज में जो स्टडी की थी, स्कूल में जो स्टडी की थी, उसी ने मुझे बेसिकली हेल्प किया क्योंकि मैं जस्ट आफ्टर कॉलेज आई गॉट सेलेक्टेड. लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना कॉलेज कंप्लीट करते हैं या जॉब कर रहे होते हैं, जॉब के बाद अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं. तो मेरा यही है कि बेनिफिट उसको ऑब्वियसली ज्यादा होता है जिसने अपनी जर्नी अर्ली स्टार्ट की है क्योंकि वो टाइम उसको मिल जाता है. तो जो टाइम रिलेटेड बेनिफिट है वो आप जर्नी अगर जल्दी स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियसली यू विल गेट दैट बेनिफिट. तो और अच्छा GS1 और GS2 की तैयारी किसी ने पूछा है. तो GS1 और GS2 वी आर टॉकिंग अबाउट प्रीलिम्स. तो प्रीलिम्स के बारे में मैं यही कहूंगी कि GS1 जो हमारा GS का पेपर है और GS2 CSET का पेपर है. व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी तो उस टाइम CSET का पेपर था. आई गॉट वेरी हाई मार्क्स इन CSET. तो आई गॉट सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ CSET मार्क्स. बट अभी CSET क्योंकि क्वालिफाइंग है और GS इम्पोर्टेंट है तो आपकी स्ट्रेटेजी उसी हिसाब से होनी चाहिए, उसी प्रोपोर्शन में होनी चाहिए जिस हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन में मार्क्स में हेल्प मिले. तो आपको ऑब्वियसली जीएस को ज्यादा प्रायोरिटी देनी ही पड़ेगी. सीसेट को भी देना चाहिए क्योंकि अगर सीसेट क्वालिफाई नहीं होगा तो आप जीएस में कितने भी हाई मार्क्स आप ले आए तो आप सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे. तो इसीलिए आप अपना प्रोपोर्शन डिसाइड कर लीजिए. जीएस भी आप प्रिपेयर करिए लेकिन जीएस को अच्छे से करिए. सीसेट को आप इतना कर लीजिए कि आप क्वालिफाई कर जाए. तो पहले हम आते हैं जीएस पर. तो जीएस में जो जो सब्जेक्ट्स हैं तो एनसीईआरटी आपको पढ़ना है. तो एनसीईआरटी आप जब पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में ओल्ड एनसीईआरटीज भी हैं और न्यू एनसीईआरटीज भी होती है. तो लोगों को ना कंफ्यूजन होता है जब हम शॉप्स में जाते हैं तो न्यू एनसीईआरटीज भी अवेलेबल है, ओल्ड भी एनसीईआरटी अवेलेबल है. एंड जो फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे होते हैं दे गेट कंफ्यूज्ड कि भी ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है या न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है. तो मेरा यही बोलना है कि ओल्ड एनसीईआरटी कैसी थी. ओल्ड एनसीईआरटी फैक्ट बेस्ड थी क्योंकि हमने धीरे धीरे अपने आप को थोड़ा सा चेंजेस किए और बहुत सारे अडेप्ट सिचुएशंस अडेप्ट की. तो जो न्यू एनसीईआरटी है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड है. तो जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा मेंस का पार्ट होता है. जब हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे तो कॉन्सेप्ट बेस्ड ही जीएस में क्वेश्चंस आते थे क्योंकि सीसेट के भी मार्क्स ऐड होते थे. लेकिन अभी वाले जो जीएस में है वो फैक्ट बेस्ड भी है, कॉन्सेप्ट बेस्ड भी है, दोनों कंबाइंड. तो अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर आपने ज्योग्राफी से स्टडी की है या हिस्ट्री से आपने स्टडी की है तो आप कोई भी एक एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं. बट अगर आप साइंस बैकग्राउंड से, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो आपको दोनों एनसीईआरटी पढ़ लेनी चाहिए. बट सारे सब्जेक्ट और सारे क्लासेस नहीं पढ़नी होती. आप जैसे हमें साइंस है तो साइंस हम 10th तक पढ़ते हैं. फिर ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी आप 6th से पढ़ो. फिर उसके बाद में ऐसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है न्यू और ओल्ड में. तो क्योंकि हिस्ट्री में हमें कॉन्सेप्ट में आर्ट एंड कल्चर से बहुत क्वेश्चंस आते हैं और फैक्ट्स में हिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं. तो आप दोनों को कंबाइन करके पढ़ सकते हैं कुछ कुछ चैप्टर. आपको हमेशा मेरे हिसाब से स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए क्योंकि ये कैसा है ना, यूपीएससी कैसा है कि आप मान लीजिए 30 साल में निकाल रहे हो एग्जाम. ठीक है, एक इंसान निकाल रहा है 22 साल में या 21 साल में. तो दोनों में डिफरेंस है. ये वैसा ही है कि आप अपना जो भी थर्ड आप 3 साल के हो आप थर्ड क्लास में हो या 3 साल के हो आप 5th क्लास में हो या फिर आप 10 साल के हो आप थर्ड क्लास में हो. राइट. तो हमें ना परफेक्ट नहीं होना है. मैक्सिमम लोग क्योंकि जितने भी यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करते हैं मैक्सिमम लोग इवन मुझे लगा 60-70% लोग अपने स्टेट के या अपने कॉलेज के टॉपर्स होते हैं. तो वो टॉपर्स होने की वजह से दे थिंक कि हम लोग अच्छा करते आए हैं तो हम यहाँ भी अच्छा करेंगे, हम यहाँ पे टॉप करेंगे या फर्स्ट रैंक लाएंगे या 5th रैंक लाएंगे. बट वो फर्स्ट 5th रैंक अगर आप सही एज में ला रहे हो तो देन इट्स बेनिफिशियल. अगर आप सही एज में नहीं ला पा रहे हो या फिर आप एक ही चीज में आप 5 साल लगा के फिर ला रहे हो तो इट्स नॉट यूजफुल. हाँ, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास उतनी फैसिलिटी नहीं होती या फिर उनको किसी इकोनॉमिकल कंडीशन की वजह से जॉब करनी पड़ती है और जॉब करने के बाद वो आते हैं लेट टाइम में. तो उनकी उनकी वो एक सिचुएशन है. उस सिचुएशन में ये जस्टिफाई है कि आप ठीक आए 2 साल में आपने प्रिपेयर किया, ठीक आप लेट आए लेकिन आप आए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन अगर कोई कॉलेज के बाद तैयारी किसी ने स्टार्ट कर दी है और वो भी परफेक्ट होने के चक्कर में उसने इतना ज्यादा स्टडी कर ली है कि वो स्टडी खुद भी माइंड में भी कंफ्यूज हो गया है
जब आंसर लिख रहा है तो भी आंसर भी उसका क्लियर नहीं है, तो फिर आप इतनी स्टडी करने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि आप जो है आप स्टडी जब भी करें अपना शॉर्ट एक स्मार्ट स्टडी करें। स्मार्ट स्टडी कैसे करते हैं वो मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल आपने कोई पैराग्राफ पढ़ा, मेंस के लिए आपने कुछ पढ़ा, तो मेंस के लिए आपने एक पैराग्राफ पढ़ लिया, अब आप पूरा पैरा याद नहीं रख सकते। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो एज इट इज पूरा पैराग्राफ याद रख सके। तो उस पैराग्राफ को अगर आप 20 बार भी पढ़ लेंगे तो एज इट इज आप उसको छाप नहीं पाएंगे, और छापना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस टाइम आपने एज इट इज पैराग्राफ छाप दिया ऑब्वियसली यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ इंटेलिजेंट पर्सन, आपकी कॉपी चेक होगी तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपको कॉपी नहीं करना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है आपको। हम यूपीएससी में कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं जो अपना माइंड अप्लाई करें, माइंड एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम। तो आप पैराग्राफ जब पूरा याद नहीं रख सकते तो उसको एज इट इज क्यों हम बार बार मेमोराइज करते हैं। तो ये मेमोराइज करने का एग्जाम नहीं है, ये आपको है समझना है और समझ के फिर अपनी लैंग्वेज में उसको एक्सप्रेस करना है। तो जब भी आप कोई पैरा पढ़े, हमारे 200 लेटर्स वाले जो होते हैं कि 200 वर्ड लिमिट्स वाले क्वेश्चंस आते हैं या 250 के आते हैं, तो जितने भी वर्ड लिमिट के क्वेश्चंस आते हैं तो आपके लिए उसके लिए आपको पूरा पैरा नहीं पढ़ना है। आप उस पूरा पैरा में इंपोर्टेंट 10 मैक्सिमम 10 पॉइंट्स हर टॉपिक में आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर किसी की प्रॉब्लम है तो 10 प्रॉब्लम, किसी का सॉल्यूशन है तो 10 सॉल्यूशन। अगर 5 भी करते हैं तो और भी बेटर, अगर आपके पास कम टाइम है तो 5 पे जाइए। अदरवाइज आपके पास टाइम अच्छा है, आपके पास 1 साल है, आप स्टार्टिंग से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो फिर आप है ना उसको फिर 5 की जगह आप 10 पॉइंट्स रख उसके याद करिए। तो आप पॉइंट्स याद करिए और उस पॉइंट्स को अपनी लैंग्वेज में एक्सप्रेस करने के लिए आप आंसर राइटिंग करिए। ये है आपका मेंस के लिए। तो स्मार्ट स्टडी में ये डिफरेंस है कि आप एक नॉर्मल स्टडी करते हैं तो आप अच्छा पढ़ते हैं, आप ज्यादा मटेरियल पढ़ते हैं, लेकिन आप उस पैरा को रटने की कोशिश करते हैं पूरा पैरा। पूरा पैरा आपको एग्जाम में मतलब ट्रस्ट में आपको एग्जाम में नहीं आता है, आप सब भूल जाएंगे। तो आप है ना उसको पॉइंट वाइज याद करिए स्टार्टिंग से, ताकि वो आपके पास ज्यादा मटेरियल ना हो, एग्जाम में क्लैरिटी होगा आपको क्या लिखना है और क्या छोड़ना है, वो सारा कंफ्यूजन एग्जाम में ना हो। तो इसलिए बेटर है कि आप उसको पॉइंट वाइज की 10 पॉइंट्स आपने हर पैरा वाइज आपने मेमोराइज कर लिया या नोट्स बना लिए। आपके पास 2-3 साल है, आप कॉलेज से ही प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपका ज्यादा टाइम है, नोट्स भी बना सकते हो। बट इफ यू हैव लेस टाइम तो आप नोट्स बनाने में मत जाइए, क्योंकि नोट्स आपका टाइम टेकिंग होता है। अगर टाइम आपने ज्यादा कंज्यूम कर दिया नोट्स बनाने में और आपको उसको मेमोराइज करने में टाइम नहीं बचा तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। फिर आपका किसी का क्वेश्चन है कि बुकलेट्स और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करें। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का मैंने आपको बता दिया है कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आप पहले तो पैरा के पॉइंट्स याद रखिए। अब उस पॉइंट्स को अपनी लैंग्वेज में कैसे एक्सप्रेस करना है उसका मैं एक तरीका बता देती हूँ। जब भी हम कोई आंसर स्टार्ट करते हैं तो आंसर में मान लीजिए 2 लाइन्स का क्वेश्चन होगा या 1 लाइन का क्वेश्चन होगा, आंसर को पढ़िए। और आंसर को आप है ना एज ए होल मत पढ़िए, आप उसको क्या करिए ब्रेक ब्रेक करके पढ़िए। जैसे फर्स्ट लाइन जहां आपका फुल स्टॉप आता है या क्वेश्चन मार्क आता है उसको उतना ही पढ़िए। अब उसको सोचिए, फिर उसके बाद उसका नेक्स्ट लाइन पढ़िए। अगर आपका पूरा एक ही क्वेश्चन है तो आपको फिर सेगमेंट बांटने पड़ेंगे कि भाई ये मेरा एक क्वेश्चन है, इसमें इतने वर्ड्स की लिमिट है, अब मैं इसमें सेगमेंट बांट लूं कि मुझे किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है और उसके कितने सेगमेंट और कितने वर्ड लिमिट में मुझे कौन सा पोर्शन लिखना है। अगर क्वेश्चन ऑलरेडी सेगमेंट में है, क्योंकि ऐसे 2-3 सेगमेंट में होता है कि ये प्रॉब्लम बताइए, सॉल्यूशन बताइए, इंपैक्ट बताइए, तो अगर वो सेगमेंट में है देन यू आर लकी, क्योंकि सेगमेंट में है तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो सेगमेंट वाइज, क्योंकि जो फर्स्ट सेगमेंट है, सेकंड सेगमेंट है, थर्ड सेगमेंट है, तो उस हिसाब से आपके लिए इजी हो जाएगा कि आप सेगमेंट को कैसे अपने आंसर में लिखिए और कितना टाइम उसको दें और कितने पॉइंट्स आप लिखिए। तो बेसिकली आंसर को आप है ना पूरा ब्रेक कर करके पढ़िए और ब्रेक कर करके समझिए। तो पहले आंसर को आप समझिए, पहले आपने अगर क्वेश्चन का आंसर क्या लिखना है इसको आपने समझ लिया तो आप क्या है उसमें भटकेंगे एग्जाम में। अगर आप एक बार शुरू में ही भटक गए और बाद में आपको रियलाइज हो कि आप गलत लाइन में चले गए तो आप देखो या तो कट करेंगे, कट नहीं करेंगे तो आप सही से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे तो मार्क्स कम आएंगे। तो इसीलिए शुरू में क्वेश्चन को और उसकी डिमांड को समझना जरूरी है। अगर उसने इम्पैक्ट पूछा है तो आप इम्पैक्ट बताइए, उसका हिस्ट्री मत बताइए। अगर उसने हिस्ट्री पूछा तो हिस्ट्री बताइए, प्रेजेंट पूछा तो प्रेजेंट बताइए, जो पूछे उतना बताइए। उसने पूछा है कुछ एक पर्टिकुलर पॉइंट, आपको उस टॉपिक से रिलेटेड 5 टाइप के पॉइंट्स याद है, पर आपको 5 टाइप के पॉइंट्स यूज नहीं करने। आपके पास कितना नॉलेज है वो आपको नहीं बताना एग्जामिनर को, आपको उसने जो पूछा है अपने नॉलेज में से वो सेलेक्ट करके आपको उसको डिलीवर करना है। तो बेसिकली इसमें बहुत ही सेलेक्टिव होना पड़ेगा कि उसने जो पूछा है हम वो ही बताएं, अननेसेसरी की चीजें ना लिखें। अब क्वेश्चन फॉर्मेटिंग कैसे होती है, फर्स्ट में जो उसने पूछा है उस लाइन को यूज करते हुए आप 2 या 3 लाइन उसमें आप उसका इंट्रो में आप बहुत शॉर्ट इंट्रो में खत्म कर दीजिए। सेकंड पे आइए,
जो आप डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर पे आ जाइए। फिर उसने इम्पैक्ट पूछा था, आप इम्पैक्ट में इसके ये इम्पैक्ट है। इम्पैक्ट बताने से पहले आप फ्लो चार्ट बना लीजिए या मैप बना लीजिए। अगर मैप से रिलेटेड है तो मैप बना लीजिए, फ्लो चार्ट से रिलेटेड है तो फ्लो चार्ट बना लीजिए। आपने फ्लो चार्ट बना दिया या मैप बना दिया, जो आपको सूटेबल है। उसके बाद उसकी इम्पैक्ट बता दिए। फिर इम्पैक्ट बताने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम बता दी, सॉल्यूशन बता दिया। तो बेसिकली फिर आप आ गए, फिर आता है आपका कंक्लूजन पार्ट। अगर आपने कंक्लूजन आप लिख रहे हैं, हमेशा एक चीज याद रखिए क्योंकि कंक्लूजन आपके क्वेश्चन को एंड कर रहा है। इट्स लाइक अ प्रोग्राम। आपने कभी बचपन में या बड़े होके कोई प्रोग्राम अटेंड किया है? प्रोग्राम में मल्टीपल मल्टीपल बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे जैसे किसी में डांस है, सिंगिंग है, कुछ भी, बहुत सारे प्रोग्राम्स है, ड्रामा है, सब कुछ है। आप जब वहां से लौट रहे होते हैं तो जो लास्ट इवेंट होता है ना, लास्ट इवेंट आपके दिमाग में रहता है। तो लास्ट इवेंट ही आपका कंक्लूजन है कि आप कंक्लूजन क्या देते हैं, वो आपका लास्ट इवेंट है। उसी को लेके एग्जामिनर उसी का एक इम्पैक्ट लेके जाएगा, उसी पे आपको मार्क्स देगा। तो आपके कंक्लूजन कभी लापरवाही में मत करिए। कंक्लूजन हमेशा आप पहले से प्री प्लान करके रखिए। जब भी आप आंसर राइटिंग लिखें, कंक्लूजन आप हमेशा प्रैक्टिस करिए। तो कंक्लूजन में आप 3 लाइन 4 लाइन, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। कंक्लूजन में हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, आपका अप्रोच पॉजिटिव होना चाहिए। हो सकता है कि आपने पूरे आंसर में समस्याएं बताई हैं, ठीक है, इट्स फाइन, आपको समस्याएं पूछी गई थी, आपने समस्याएं बताई, बट कंक्लूजन पे आप सॉल्यूशन पे आ जाइए। हो सकता है एग्जाम में आपने नेगेटिव इम्पैक्ट्स बताए किसी के, लेकिन सॉल्यूशन पे आ जाइए कंक्लूजन। तो कंक्लूजन आपका पॉजिटिव होना चाहिए, कभी भी नेगेटिव अप्रोच नहीं होना चाहिए। तो कंक्लूजन थोड़ा पॉजिटिव होने की, अगर हो सकता है उसमें पॉजिटिविटी पॉसिबल ना हो, लेकिन फिर भी कोशिश करें। एक लाइन तो आप पॉजिटिव लिखना ही है। फिर आया है कि मीडियम कैसे चूज करें, बिकॉज आई केम फ्रॉम गुजराती लैंग्वेज। ओके, तो इसमें मीडियम का कंफ्यूजन रहता है। आई ऑब्वियसली कैन अंडरस्टैंड बिकॉज हम लोग एक डाइवर्सिटी वाले कंट्री में रहते हैं और यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं और हम उस लैंग्वेज के साथ ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं जो हमने बचपन से सीखी है या बोली है। इट्स नॉट अबाउट योर टैलेंट, इट्स अबाउट योर लैंग्वेज, इट्स अबाउट योर एटमोस्फेयर। तो ऐसा नहीं है कि आपके टैलेंट में कमी है, तो पहले तो आप बी कॉन्फिडेंट। इट्स नॉट अबाउट द लैंग्वेज, ये लैंग्वेज एग्जाम नहीं है। अगर ये लैंग्वेज एग्जाम होता तो इतने सारे सब्जेक्ट्स की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये लैंग्वेज एग्जाम नहीं है। आप मीडियम कैसे चूज करना, मीडियम आप अपना चूज कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मीडियम चूज करिए, आप जिसके साथ कंफर्टेबल। आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है, इंग्लिश में कंफर्टेबल है, इंग्लिश चुनिए। हिंदी में कंफर्टेबल है, हिंदी चुनिए। बट हाँ, मटेरियल में कोई लापरवाही नहीं एक्सेप्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए हिंदू है, हिंदू इसलिए नहीं कि वो इंग्लिश पेपर है, वो इसलिए भी क्योंकि हिंदी वाले पेपर से, क्योंकि वो थॉट बेस्ड लिखा जाता है उसमें। तो वो है ना, हिंदी इंग्लिश की, इट्स नॉट अबाउट द लैंग्वेज, इट्स अबाउट द कंटेंट। तो कंटेंट हिंदू पेपर का अच्छा होता है। तो आप अगर हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं तो भी आप हिंदू पढ़ने की कोशिश करिए। हो सकता है आप अपने आप को एक्सप्रेस हिंदी में करें, कोई बात नहीं, हिंदी में एक्सप्रेस करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उससे आपका उससे रैंक पे या उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट हाँ, कंटेंट आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे कंटेंट है जो इंग्लिश में अच्छे अवेलेबल है। तो कंटेंट पे फोकस करिए, ना कि लैंग्वेज पे। लैंग्वेज वाला एग्जाम नहीं है, इट्स अ कंटेंट एग्जाम। अगर आपने कंटेंट अच्छा कर लिया, किसी भी लैंग्वेज में आप अच्छे परफॉर्म करेंगे। मैम, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? एजुकेशनल बैकग्राउंड, एक्चुअली मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन जब मैंने एग्जाम दिया तो सीसेट में ज्यादा स्कोर किया बजाय जीएस के, जबकि मेरे जीएस के सब्जेक्ट थे कॉलेज में, स्कूल में। तो इट्स नॉट अबाउट द बैकग्राउंड। आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, डजंट मैटर। आपकी डेडिकेशन लेवल कितना है, आप प्रिपरेशन कितनी करते हैं, आप हार्ड वर्क कितना करते हैं, आप अपने आप में कॉन्फिडेंट कितना है, दैट मैटर्स। क्योंकि ये मैंने अपने साथ एक्सपीरियंस किया है, बीइंग एन आर्ट्स स्टूडेंट। सीसेट में मैंने बहुत ही अच्छा स्कोर किया था एंड ये इट वाज माय फर्स्ट टाइम ओनली, क्योंकि कॉलेज खत्म हुए तो 10-15 दिन ही हुए थे। तो ऐसा भी नहीं बोल सकते कि मैंने 5 साल पढ़ा या 6 साल पढ़ा, लेकिन हाँ, मैंने ठीक स्कोर किया क्योंकि मेरे को लगा कि उसमें अच्छा आपको मेहनत करनी चाहिए। मैंने जितना मैं अपना बेस्ट दे सकती थी मैंने दिया। यूपीएससी प्रिपरेशन विद पीसीएस प्रिपरेशन, एक क्वेश्चन है कि आप यूपीएससी प्रिपरेशन या पीसीएस प्रिपरेशन के साथ कर सकते हैं। सी डिसाइड आपका एक टेम्परामेंट क्या है। जैसे मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो यूपीएससी में आईआरएस में आ गए या आईपीएस में आ गए और स्टेट सर्विस में एसडीएम में थे, लेकिन दे प्रीफर्ड एसडीएम ओवर आईपीएस और ओवर आईआरएस, क्योंकि उनको अपने स्टेट से या उनकी फैमिली वहां पे रहती थी या उनके जो पार्टनर थे वो स्टेट सर्विसेज में थे। तो उनको ना वहां से अटैचमेंट था, इतना अटैचमेंट था कि दे डिडंट वांट टू लीव देयर स्टेट। तो अगर आप स्टेट नहीं छोड़ना चाहते हैं तो आप पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। और एक टेम्परामेंट होता है, जैसे पीसीएस एग्जाम कैसे होते हैं, पीसीएस फैक्ट बेस्ड ज्यादा होता है कॉन्सेप्ट बेस्ड की कंपैरिजन में। बट कुछ कुछ स्टेट जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड भी आने लगे हैं, उनके पेपर्स भी यूपीएससी लेवल के आने लगे हैं। लेकिन कुछ कुछ स्टेट में क्या होता है, फैक्ट बेस्ड एग्जाम है। अगर आप फैक्ट्स में अच्छे हैं, आपको लगता है कि मेरे फैक्ट्स अच्छे हैं, मैं फैक्ट रीडिंग या फैक्ट एक्सप्रेशन मेरे ज्यादा बेटर है, तो आप पीसीएस की तैयारी करिए। आपको लगता है कि मेरे फैक्ट उतने अच्छे नहीं है बट मैं कॉन्सेप्ट्स में बहुत स्ट्रांग हूँ, तो यूपीएससी इज फॉर यू ओनली।
क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हैं, सॉलिड हैं, आपकी मेहनत करने की कैपेसिटी बहुत हाई है, तो क्योंकि यूपीएससी में सारे स्टेट्स का कंपटीशन आता है, पीसीएस में कंपटीशन थोड़ा कम हो जाता है, बहुत लोग पीसीएस देते नहीं और बहुत लोग देते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि दोनों एग्जाम का सिलेबस मिलता जुलता हो सकता है, बट जो उनका वो जो है जो तरीका है वो डिफरेंट है। एक कंटेंट बेस्ड एग्जाम है, एक फैक्ट बेस्ड एग्जाम है। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा आप किस में अच्छा कर सकते हैं। तो आप जिसमें अच्छा कर सकते हैं आप उसकी तैयारी करिए। अगर आपको लगता है आप ज्यादा कर सकते हैं, या फिर आपको एक जॉब चाहिए, रिस्पेक्टेड जॉब चाहिए, आप यूपीएससी के लिए उतने पागल नहीं है, बट आपको रिस्पेक्टेड जॉब चाहिए, तो आप रिस्पेक्टेड जॉब चाहिए तो आप दोनों की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। इवन आप और भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। आपका क्राइटेरिया क्या है, उसके लिए एग्जाम है। आपको एग्जाम के हिसाब से फिट नहीं करना है, आपके हिसाब से आपको एग्जाम को फिट करना है कि आपको कौन सा एग्जाम चाहिए, क्या सिलेक्शन चाहिए, क्या करना है। इसमें लिखा है कि सीसेट की स्टडी कैसे करें। सीसेट प्रैक्टिस प्रैक्टिस बेस्ड एग्जाम है। आप सीसेट में आप कितना ही पढ़ लीजिए, आप एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जब तक कि आपने प्रैक्टिस नहीं की। तो बेसिकली सीसेट के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं आप करिए, क्योंकि प्रैक्टिस में क्या होता है ना, सीसेट एक प्रैक्टिकल एग्जाम्स है। तो सीसेट में आप मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है, पैसेज आते हैं। तो जो भी पैसेज, रीजनिंग, ये जितने भी हैं आप सीसेट में उसकी प्रैक्टिस करिए। आप पर डे बेसिस पे 3-4 आवर्स या फिर 2 आवर्स एटलीस्ट प्रैक्टिस करिए। सीसेट को बहुत इजी मत लीजिए, क्योंकि आई हैव सीन सम ऑफ माय कजिन और सिबलिंग्स की वो जीएस में बहुत हाई स्कोर किया, बट व्हेन इट केम टू सीसेट, सीसेट में वो क्वालीफाई नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने उसको बहुत इजी लिया, क्वालीफाई उन्होंने लिया, बट नहीं, इट्स नॉट सो इजी। सीसेट में टाइम मैनेजमेंट डिफिकल्ट है। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट सीख लिया तो आप सीसेट क्वालीफाई कर लेंगे। सीसेट जैसे कोई सीसेट में आपको 4 घंटे दिए जाए, हर कोई सॉल्व कर ले, हर कोई, लेकिन सीसेट टाइमिंग के बारे में। तो आपको टाइमिंग में अगर अपने आप को फिट करना है तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। सो यू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस व्हेन इट कम्स टू सीसेट। तो सीसेट प्रैक्टिस का एग्जाम है, आप जितने प्रैक्टिस करेंगे आप सीसेट को क्वालीफाई कर जाएंगे। हाउ वाज योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस एंड क्वेश्चंस। इंटरव्यू मेरे इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं थे, बिकॉज एक तो मैं नई थी, दूसरा कि मेरे को उतना एक्सपोजर भी नहीं था, बिकॉज आई वाज वेरी यंग एट दैट टाइम। तो कॉलेज से जस्ट एक एग्जाम में दी, और मेरी लाइफ का फर्स्ट एग्जाम था, मैंने कोई एग्जाम इससे पहले दिया ही नहीं था, और फर्स्ट इंटरव्यू था। तो फर्स्ट इंटरव्यू में मतलब बहुत लोगों ने बहुत कुछ सजेशंस दिए थे, ऑब्वियसली मैंने 1-2 सेशंस भी किए थे उससे पहले। लेकिन जब इंटरव्यू में जाते हैं तो एक डर होता है, दूसरा इनसिक्योरिटी होती है, दूसरा कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ा इधर उधर होता है, और दूसरा लैंग्वेज को लेके भी कंसर्न होते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में लोग बैठते हैं लेकिन वो दे आर वेरी गुड एंड दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड पीपल। तो उनकी लैंग्वेज लेवल, उनका कंटेंट लेवल, उनके क्वेश्चंस लेवल बहुत अच्छा होता है। बट हाँ, वो इतने अंडरस्टैंडिंग होते हैं कि वो दे डोंट एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम यू। वो आपसे सेम एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप उनके लेवल के हो जाओ। वो सिर्फ इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको बेसिक नॉलेज हो, आप ऑनेस्ट हो, दूसरा है कि आप इस एग्जाम के लिए डेडिकेटेड हो। तो ये 2-3 चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। दूसरा आपकी मैच्योरिटी लेवल। हो सकता है आपको हंसना पसंद है, आपको बहुत अच्छी चीजें पसंद है, बट जॉब में तो आप ये नहीं कर सकते ना, जॉब में भी डिमांड है मैच्योरिटी लेवल। तो जॉब में आप वो एक बच्चा नहीं ढूंढ रहे जो खुश रहता है। हो सकता है पर्सनल लाइफ में खुश रहते हो, घूमते फिरते हो, आप फन लविंग हो, बट जब व्हेन इट कम्स टू इंटरव्यू और जॉब, तो ऑब्वियसली हर इंसान एक ऐसा इंसान चाहता है जो मैच्योर हो, स्टेबल हो, इमोशनली स्टेबल हो, और दूसरा है उसके नॉलेज बेस ठीक हो, उसको एक अपने इंडिया में इंटरेस्ट हो, इंडिया के कल्चर में इंटरेस्ट हो, इंडिया के जो भी पॉलिटिक्स चल रही है, या फिर जो भी हमारे न्यू स्कीम्स आ रहे हैं, न्यू जो भी आ रहे हैं, न्यू जितनी भी चीजें आती हैं उसमें इंटरेस्टेड हो। तो बेसिकली यू हैव टू बी इंटरेस्टेड। तो आपका वो इंटरेस्ट दिखना चाहिए कि आप लोगों की सर्विस करने के लिए इंटरेस्टेड हो, आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हो, आप पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हो, आप नई चीजें सीखने के लिए इंटरेस्टेड हो, आप फ्लेक्सिबल हो, बहुत सारी चीजें वो लोग देखते हैं। तो वो आपको क्वेश्चंस पूछेंगे, आप आंसर करोगे, वो आपके आंसर नहीं देख रहे हैं, क्योंकि आंसर तो आप लिख चुके हो जितना भी लिखना है, वो आपका टेम्परामेंट चेक करते हैं। तो आपको आंसर नहीं आ रहा है, दैट डजंट मैटर, बट आपको ये दिखना चाहिए कि आप सीखना चाहते हैं, आप करना चाहते हैं, आप ये जॉब के लिए डेडिकेटेड है। तो वो अगर दिख गया उनको, तो आपने एक भी आंसर नहीं दिया, यू विल गेट गुड मार्क्स। अगर वो नहीं दिखा तो इट विल अफेक्ट योर मार्क्स, क्योंकि मेरे मार्क्स अफेक्ट हुए बिकॉज आई वाज नॉट सो कॉन्फिडेंट। ठीक है, मैं उतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी, बट विद द जॉब एंड विद ओवर द टाइम आई बिकेम कॉन्फिडेंट, बट एट दैट टाइम आई वाज नॉट सो कॉन्फिडेंट। तो कॉन्फिडेंस मैटर्स इन द इंटरव्यू, सो बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर स्टडी, अबाउट योर कल्चर, अबाउट योर लैंग्वेज। डोंट फील कि आप किसी से कम है, ये कभी मत फील करें, क्योंकि आप इंडिविजुअल पर्सन हैं, आपने भी मेहनत की है वहां तक पहुंचने के लिए, आप इंटरव्यू तक पहुंचे, एटलीस्ट इट मींस यू हैव समथिंग।
अगर आप इंटरव्यू तो पहुंच गए हैं, आपने बहुत लोगों को पीछे छोड़ा है, आप बहुत लोगों से बेटर हैं, बस वो कॉन्फिडेंस लेके आप अंदर जाइए। आपको जितना आता है उतना बताइए, नहीं आता है से सॉरी, दैट डजंट मैटर। आपका टेम्परामेंट पॉजिटिव होना चाहिए। रिवीजन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? ओके, रिवीजन स्ट्रेटजी किसी ने पूछा है। रिवीजन स्ट्रेटजी आई वुड से कि रिवीजन करने के लिए जैसे मैंने बताया कि पैसेज में से आप 10-10 पॉइंट निकालिए, 10-10 पॉइंट आप हाईलाइट भी कर सकते हैं। हाईलाइट करना थोड़ा आपका टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता, आपको टाइम बचाएगा आपका। अगर आप हाईलाइट नहीं करते, आपको नोट्स ही याद रहते हैं, नोट्स पढ़ना आपको पसंद, नोट्स बनाना आपको पसंद है, तो फिर आप उस नोट्स को रिवाइज करिए। आपने बहुत मोटी किताब पढ़ी होगी, मोटे नोट्स पढ़े होंगे, बट जब रिवीजन का टाइम आता है, बार बार आप उसी मोटी किताब को रिवाइज मत करें, क्योंकि ये आपका टाइम ले जाएगा और आपको उसमें बहुत पीएचडी नहीं करनी है। आई ऑलवेज से कि भी हमें पीएचडी नहीं करनी है। यूपीएससी हर सब्जेक्ट में एवरेज पर्सन ढूंढ रहा है, एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट और एक सब्जेक्ट में बहुत बिलो एवरेज नहीं ढूंढ रहा है। तो अगर आप हर सब्जेक्ट में एवरेज हैं, यू विल क्वालिफाई। अगर आप एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं लेकिन दूसरे सब्जेक्ट में आप कुछ नहीं ध्यान देते, तो फिर इट्स डिफिकल्ट एग्जाम को। तो बेटर है कि आप जब रिवीजन करें तो आप सारी बुक को ना पढ़ें, आप थोड़ा थोड़ा उसमें जो आपने हाईलाइट किए थे या आपने जो पॉइंट्स के नोट्स बनाए थे, आप उसी को रिवाइज करें। तो वो आपका क्या है कि आपका लोड थोड़ा कम करेगा। तो रिवीजन हमेशा स्मार्टली करिए, एक ही मैटर को बार-बार। मैम आप किस कैडर से हो? मैं झारखंड कैडर से हूँ एंड अर्लियर आई वाज पोस्टेड इन झारखंड एंड राइट नाउ आई एम पोस्टेड इन दिल्ली। इसमें कॉलेज कितना मैटर करता है प्रिपरेशन के लिए एंड ओके, कॉलेज कितना मैटर करता है? सी आपने कॉलेज में हो सकता है आप 60% लाए हो, 50% लाए हो, ठीक है, आपका बस पास होना जरूरी है यूपीएससी में बैठने के लिए। आप कॉलेज में पास थे, इट्स एनफ। अगर किसी ने कॉलेज में बहुत अच्छी स्टडी की है और सही डायरेक्शन में स्टडी की है, तो ऑब्वियस है, जैसे कॉलेज में अगर आपकी स्टडी अच्छी रही है तो ये आपको हेल्प करेगा, स्कूल में आपकी स्टडी अच्छी रही आपको हेल्प करेगा। लेकिन अगर आप कॉलेज में बहुत ही कूल काम थे, आप उतना स्टडी किए थे, फोकस्ड नहीं थे, या समहाउ आप कुछ और भी काम कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, कॉलेज भी कर रहे थे, बहुत लोग ऐसा करते हैं, तो आप उतना ध्यान नहीं दे पाए, तो कोई दिक्कत नहीं। आप जब आ गए, आपको यूपीएससी एग्जाम निकालना है, इट्स योर ड्रीम। अब वो ड्रीम 1 साल में कंप्लीट हो, 3 साल में कंप्लीट हो, कुछ नहीं होने से कुछ होना ऑलवेज बेटर। तो अगर आपका 1 साल में कंप्लीट हो और आपने 3 महीने पहले से कर रखी है, इट्स गुड। अगर आपने नहीं कर रखी है और आप कॉलेज के बाद करते हो, तो ये मत सोचो कि मेरे कॉलेज में मेरे क्या मार्क्स थे। आप ये सोचो कि अब मुझे एक लेवल का एफर्ट डालना है, अब मैं उसको इजी नहीं ले सकता। इट्स माय ड्रीम, तो ड्रीम के लिए इंसान कुछ भी करता है। तो आप अपना एफर्ट डालिए, एफर्ट लेवल बढ़ाइए, और अगर आपकी कॉलेज में जो कमियां रही हैं उसको अपना कवर अप करिए, और आप आइए उनके इक्वल आइए, जो पहले से पढ़ के आए उनसे इक्वल आके खड़े हुए, फिर उनसे आगे निकलिए। तो आपकी तैयारी उस हिसाब से होनी चाहिए। उसके बाद है कि यूपीएससी में मैगजीन्स कितने इंपॉर्टेंट है? हाँ, यूपीएससी में मैगजीन्स, क्योंकि मुझे उतना टाइम नहीं मिला था तो मैं उतनी मैगजीन्स तो फॉलो नहीं कर पाई थी, बट हाँ, अभी के लिए जैसे विजन्स की मंथली मैगजीन्स आती हैं, डेली इनसाइट्स और विजन्स के जो क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, या फिर पर डे बेसिस पे जो अपडेट करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जीएस के लिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मटेरियल कवर कर देते हैं, पर डे बेसिस पे कवर करते हैं, दे पुट सो मच एफर्ट। तो उस एफर्ट जो आप खुद करते थे किसी जमाने में, वो एफर्ट आपको कोई और करके देगा, तो इट्स ऑब्वियस वो आपका टाइम सेविंग है। आपको एफर्ट नहीं करना पड़ रहा, आपको सिर्फ पढ़ना है। आप उसको पढ़िए, उसको यूज करिए, जितने मटेरियल अवेलेबल है उसको यूज करिए, और जितना आप उसको मटेरियल को यूज करके पढ़ेंगे, इट विल हेल्प यू। और मैगजीन्स के साथ साथ न्यूज़पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैगजीन्स कैसा है, मैगजीन्स आपको फैक्ट देगी, आपको कंटेंट देगी, लेकिन न्यूज़पेपर आपको आंसर राइटिंग देगा। क्योंकि न्यूज़पेपर आपके कॉन्सेप्ट इस लेवल पे क्रिएटिव माइंड डेवलप करता है। तो न्यूज़पेपर जब हिंदू पढ़ते हैं आप, उसके एडिटोरियल पेज पढ़ते हैं, तो वो आपका एक क्रिएटिव माइंड को अलर्ट करेगा, क्रिएटिव माइंड को वो एक नया तरीका देगा, तो आप अपने आप को एक्सप्रेस बेटर कर पाएंगे, अलग अलग तरीके से बेटर एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो आप न्यूज़पेपर पढ़िए, मैगजीन्स पढ़िए, पर एक ही मैगजीन पे जाइए, एक ही न्यूज़पेपर। कभी भी 2 न्यूज़पेपर या 2 मैगजीन पे मत जाइए। आप इनसाइट्स की पढ़िए, विजन की पढ़िए, ठीक है। अभी के टाइम में जो प्रेजेंट स्टेटस में विजन की थोड़ा बेटर करिए मंथली मैगजीन, लेकिन डेली बेसिस में जैसे विजन के भी अपडेट ठीक है, क्योंकि जो मैगजीन आप पढ़ रहे हैं डेली वाला भी वही पढ़िए, ताकि रिवीजन हो, ना कि आप नया कंटेंट आ जाए। और आप उसके अलावा जो है आप इनसाइट का भी पढ़ सकते हैं, जो आपके विजन में कवर नहीं हो वो आप इनसाइट में पढ़ लीजिए, इनसाइट में कवर नहीं हो विजन में पढ़ लीजिए। तो अभी के टाइम में विजन मैगजीन और विजन के डेली अपडेट्स आर बेटर। उसके बाद है कि यूपीएससी की तैयारी कब से स्टार्ट करनी चाहिए? मैं ये आंसर कर चुकी हूँ कि आप कभी भी स्टार्ट करिए, आपका एफर्ट का लेवल है, टाइम कब लगेगा अगर आपने पहले से स्टार्ट किया है, और अगर आपने लेट स्टार्ट किया है तो टाइम थोड़ा सा आपको देना पड़ेगा और मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, बट इट डजंट मैटर। आपका ड्रीम जो आपका एंड टारगेट वो है, तो आपको अपने हिसाब से तैयारी करनी है, कभी भी स्टार्ट करें, बट ऑनेस्टली।
फिर है यूपीएससी की तैयारी के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट पहले बहुत मार्क्स के हुआ करते थे, बहुत, क्योंकि व्हेन वी वर प्रिपेयरिंग वी हैड 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, तो उस वक्त उसका रोल बहुत ज्यादा था। बट अभी जीएस के 4 पेपर हो गए, ऑप्शन सिंगल ऑप्शनल पे हम लोग आ गए, तो अभी इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं रहा कि आप सेलेक्ट क्या करें क्या नहीं करें। मेरा ये मानना है कि आप अपने टेम्परामेंट चेक करें। अगर आपका टेम्परामेंट ऐसा है कि मैं जो है इस टाइप का कंटेंट पढ़ सकता हूँ, या इस टाइप का कंटेंट मैं याद रख सकता हूँ, इस टाइप के कंटेंट को मैं बेटर प्रेजेंट कर सकता हूँ, आप उस सब्जेक्ट को चुनिए। इस पे सब्जेक्ट मत चुनिए कि भाई कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हो सकता है कोई सब्जेक्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसमें 600 लोग एग्जाम दे रहे हैं। हो सकता है कोई सब्जेक्ट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसमें से एक एग्जाम दे रहा है। हाँ, अच्छा कौन सा सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है उसके आप 5 या 7 लिस्ट बना लीजिए, क्योंकि 5-7 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें इतने मार्क्स चल रहे हैं। तो आप 5-7 में से एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करिए, बट वो एक अपने हिसाब से। ऐसा मत चुनिए कि जो फर्स्ट रैंक पे चल रहा है, क्योंकि फर्स्ट रैंक पे ज्यादा सेलेक्ट हो गए, वो मत सेलेक्ट करिए। 5-7 आप सेलेक्ट करिए, 5-7 में से आप एक सेलेक्ट करिए कि हाँ ये मेरे टेम्परामेंट के हिसाब से ठीक बैठता है, ये मेरी स्टडी के हिसाब से, मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से, मेरे बैकग्राउंड के हिसाब से ठीक बैठता है, या मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ। इंटरेस्ट और डेडिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हो, आप पढ़ लोगे। इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप नहीं पढ़ पाओगे। आप सब्जेक्ट है और वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, लोग उससे ज्यादा सेलेक्ट हो। बट कभी भी टॉपर फर्स्ट सेकंड सब्जेक्ट मत सेलेक्ट करिए अगर वो आपके टेम्परामेंट से मैच नहीं करता। अगर मैच करता है तो आप सेलेक्ट करिए, मैच नहीं करता तो ये मत गलती करिए, फिर हो सकता है कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, आप ना कर पाए। तो आप अपने टेम्परामेंट के हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से सेलेक्ट करिए, ना कि कोई एडवाइस कर रहा है उसके हिसाब से। एडवाइस लॉजिकल एडवाइस माननी है, फैक्चुअल एडवाइस नहीं माननी है कि किसी ने बोल दिया कि मैं यही करूँ तो वही नहीं करना है। बी लॉजिकल। फिर है कि यूपीएससी की तैयारी के लिए मीडियम कैसे चूज करें। यूपीएससी की तैयारी के लिए मीडियम मैं पहले बता चुकी हूँ। और यूपीएससी की तैयारी ऑनलाइन करनी चाहिए या ऑफलाइन। कोरोना में बहुत लोगों ने ऑफलाइन तैयारी की है, ऑनलाइन भी की है। और पहले लोग क्लासेस जाते थे, अभी ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, तो ऑनलाइन बहुत लोग प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं। तो ऑनलाइन प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, क्योंकि क्लासेस का फीस सेम रहेगा और आपका जाने आने का जो टाइम है वो भी बचता है। लेकिन ऑनलाइन में एक प्रॉब्लम है, स्क्रीन। हमारी स्क्रीन कैपेसिटी बहुत कम होती है ऑनेस्टली, क्योंकि क्लास में क्या होता है, आप स्क्रीन नहीं देख रहे, कोई आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा है, आप सुन रहे हो। ऑनलाइन में क्या होता है, आप स्क्रीन के सामने बैठो, 2 घंटा 3 घंटा स्क्रीन को देखना, स्क्रीन का लोड लेना और उसके साथ दिमाग को एक्टिवेट रखना और फिर कॉन्सेप्ट क्लियर होना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो इसीलिए अगर आपको ऑफलाइन अवेलेबल है, आप ऑफलाइन करिए एनी टाइम, क्योंकि इससे क्या है कि आपका जो डे का जो प्रोडक्टिविटी है वो ज्यादा होगी। लेकिन अगर आप नहीं जा सकते हैं, आप दिल्ली में नहीं रह सकते हैं, आप जॉब की वजह से या किसी और रीजन से, तो आप ऑनलाइन तैयारी करिए। और ऑनलाइन में भी उतना ही कॉन्फिडेंट रहिए, क्योंकि टीचर सेम है, लेक्चर सेम है, मटेरियल सेम है। तो आप ऑनलाइन में भी उतना ही कॉन्फिडेंट रहिए, उसमें टेंशन करने की जरूरत नहीं है कि मैं ऑफलाइन नहीं कर पा रहा या तो मैं मेरे को कंटेंट नहीं मिल रहा। हाँ, ये हो सकता है कि आपको मैगजीन्स वगैरह नहीं मिल पा रही हो डेली बेसिस पे, तो आप मैगजीन्स वगैरह लेने के लिए आप जा सकते हैं। दिल्ली में मिलती हैं, आप जाइए, राजेंद्र नगर में जाइए, आप वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे आप जाइए, अपना जो भी मैगजीन्स बुक्स लेने पिक करिए और अपना घर पे आके आप प्रिपेयर कर सकते। तो मटेरियल आप लेके आइए, आप घर पे भी तैयारी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बहुत लोग हैं जो गाँव में बैठ के सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि इंटरनेट तो आजकल हर जगह मिलेगा। तो सिलेक्शन ये डिमांड नहीं करता कि आप इस पर्टिकुलर प्लेस पे रहें, सिलेक्शन ये डिमांड करता है कि आपके पास मटेरियल कंप्लीट हो। तो मटेरियल जहाँ अवेलेबल हो यू कैन। मैथ्स समझ नहीं आते हैं तो हम क्या करें। मैथ्स नहीं समझ में आते हैं तो देखिए, किसी का ज्योग्राफी बैकग्राउंड होता है तो उसके मैथ्स की क्लैरिटी बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि उसने कैपिटल, स्टेट, सिटी ये सब तो पहले ही पढ़ ली है। मेन मेन चीजें पहले पढ़ ली हैं, तो उसको जब पढ़ना है तो डीप में पढ़ना है। लेकिन जिनका ये बैकग्राउंड नहीं है, उनके लिए पहली बार मैप आता है तो वो एक मकड़ी के जाल जैसा लगता है। मैंने भी वो फेस किया है, क्योंकि वो ऐसा लगता है कि इतने सारी सिटीज, इतने सारी, इस लाइन पे खत्म और इस लाइन से शुरू हो रही है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। समझ नहीं आता कहाँ से हम पढ़े, कहाँ से पढ़े। और जब एग्जाम में आता है तो एक ब्लैंक सा मैप आ जाता है। उस ब्लैंक से मैप में तो समझ ही नहीं आता कि कहाँ फिल करे, ऐसा लगता है सारी लाइनें दिमाग में मिक्स हो गई है, समझ नहीं आता। तो मैथ करने का सबसे अच्छा तरीका मैं बता देती हूँ, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर कोई नहीं ढूंढता, इतना कॉपी चेक करने का किसी पास इतना एग्जैक्ट टाइम भी नहीं होता कि वो आपका सेंटीमीटर मिलीमीटर मैप करने लगे। तो मैथ में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप मैथ को बनाना सीख लीजिए। आउटलाइन, सिर्फ आउटलाइन बनाइए। अगर आप स्टेट के साथ बनाने की कोशिश करेंगे ना, आपको मैथ सीखने में बहुत टाइम लगेगा। सिर्फ आप आउटलाइन बनाइए कुछ भी। जब आप आउटलाइन पे कॉन्फिडेंट हो जाए तो स्टेट बनाइए। जब आप स्टेट पे कॉन्फिडेंट हो जाए फिर आप सिटी मार्क करिए। जब आप सिटी पे कॉन्फिडेंट हो जाए, जब आपको सिटी और स्टेट और ये सब याद हो गया ना, अब आप सिटी, कोई भी सिटी है, उस सिटी, इतना सा तो पॉइंट होता है, इतना बिंदी जैसा पॉइंट सिटी होती है। अब उस बिंदी वाले पॉइंट में मान लीजिए कोई पहाड़ है, अब आपको कैसे पता वो पहाड़ उस सिटी में कहाँ है। और एग्जामिनर चेक करेगा, वो कैसे ढूंढ पाएगा, इतनी सी सिटी है, इतनी सी सिटी में आप पहाड़ कहीं भी बना दो। ठीक है, अब आपको करना, आपने सिटी याद कर ली।
अब जब आप जीएस पढ़ते हैं तो मैथ के लिए क्या करिए, कौन सा पहाड़ कौन से सिटी में है, कौन सी नदी कौन सी सिटी में है, कौन सा ये जो ये बनते हमारे जो पार्क होते हैं, नेशनल पार्क होते हैं, कौन सी सिटी में, बस उतना रख लीजिए। आपको पता है सिटी का पॉइंट कहाँ है, जब आपको पास मैप आए तुरंत आप आंख बंद करके वो जो नेशनल पार्क आपको याद है इस सिटी में है, सिटी के पॉइंट पे लगा दीजिए। इतना सा पॉइंट है, उसमें कहाँ ढूंढने जाओगे कि आप पार्क लेफ्ट है कि राइट है, वो एक एग्जैक्ट एक सिंपल सा पॉइंट होता है। तो उतने बड़े मैप में एक सिंपल सा पॉइंट है, आप सिटी को भी मार्क कर दोगे ना कि अब जा रहे हैं, आपको मार्क्स मिलेंगे। तो मैप में आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की एक एक चीज की नदी नाला यहाँ याद करने की जरूरत नहीं है। और वर्ल्ड मैप में आप कंट्री याद कर लीजिए, वर्ल्ड मैप में बहुत कंट्री छोटी छोटी है, कुछ कंट्रीज बड़ी है। तो जो कंट्रीज बड़ी है उसमें फिर आप है ना उसकी मेन सिटी याद कर लीजिए जिसमें मेन चीजें। लेकिन जो कंट्री छोटी है उसमें तो वही बात है, वो भी छोटी सी कंट्री है, उसमें बस लेफ्ट राइट याद कर लीजिए कि भाई ये नदी इस कंट्री में लेफ्ट थी राइट थी या जो भी है नॉर्थ में थी साउथ में थी, बस उतना याद कर लीजिए। उस हिसाब से आप अपना एग्जैक्ट पॉइंट बना दीजिए, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। आपको एग्जैक्ट मिलीमीटर सेंटीमीटर माइक्रोमीटर नापने की जरूरत नहीं है। आप बस सिटी और ये इतना फोकस करिए, उसके बाद सिर्फ आप रखिए कि भाई इस सिटी में ये है, इस सिटी में ये है, और आप एग्जाम में मार्क करिए। फिर है कि यूपीएससी की तैयारी के लिए सोशल मीडिया का यूज कैसे करें। सोशल मीडिया में जैसे हर कोई इंस्पिरेशन ढूंढता है। हम लोग जब प्रिपेयर करते थे तो मैं मैगजीन ढूंढती थी, तो मैगजीन्स में किसी के इंटरव्यूज होते थे तो मैं उसको पढ़ती थी, उसको मार्क करती थी, हाईलाइट करती थी और कटिंग करके रख लेती थी। उसके कॉन्सेप्ट नहीं, उसने क्या तैयारी की, मुझे उसकी जर्नी से कोई लेना देना नहीं होता था, और आपको भी मेरी जर्नी से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए कि आपकी जर्नी अपनी अलग होगी। और लेकिन हाँ, आप उसने बताया क्या, हर इंसान 20 चीजें बताता है, उस 20 में से 5 चीजें आपके जर्नी के साथ फिट होंगी, 15 चीजें आपके काम की नहीं होंगी। वो 5 चीजें आप लिख लीजिए और उस 5 चीज को आप 2-3 बार पढ़ लीजिए। 5 चीजें आपने कर लिया, 5 चीजें आपके लिए बहुत है। हर इंटरव्यू से कुछ ना कुछ चीज आपको सीखने को मिलेगा। बट ऐसा मत करिए कि आप इंटरव्यू पढ़ने में किसी के 100 इंटरव्यू पढ़िए, मत करिए। 10 इंटरव्यू, 10 इंटरव्यू हो सकता है आप सोशल मीडिया में देख रहे हो, पढ़ रहे हो, या कहीं भी आपको मिल रहा हो। आप मैगजीन में मिल सकते हैं, आजकल सोशल मीडिया में भी लोग लिखते हैं अपना एक्सपीरियंस। तो आप 10 इंटरव्यू देख लीजिए, मैक्सिमम 20 देख लीजिए, इसके अलावा कभी 21वें इंटरव्यू पे कभी गलती से मत जाना। आप 20 तक देखिए, इंटरव्यू में से जो जो 5 से 2 पॉइंट 1 पॉइंट किसी का क्या पॉइंट आपके काम का है उसको एक शॉर्ट लिस्ट कर लीजिए और उस पॉइंट पे अपना स्टिक कर लीजिए। आपको एवरेज परफॉर्म करना है, आपको एक्सपर्ट नहीं बनना है। एक्सपर्ट बनते बनते आपके 10 साल इस एग्जाम में कब निकलेंगे पता नहीं चलेगा। गुड रेशियो 10 इयर्स फॉर अ सिंगल एग्जाम। फिर आपका है कि करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें। करंट अफेयर्स के लिए मैंने बता दिया कि विजन है, इनसाइट है, हिंदू है, ये 3 आपके लिए बहुत है। इन तीनों को आपने पढ़ लिया, इसके अलावा आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। दीज आर मोर देन एनफ। इसके ज्यादा आप क्या पढ़ोगे यार, इतना तो टाइम नहीं होता। आप इतना पढ़ लो कि इसको बार बार रिवाइज करो। करंट पढ़ो, मेंस पढ़ो, जीएस पढ़ो, जो पढ़ो, रिवीजन, रिवीजन इज मस्ट। अगर आपने उसको बार बार रिवाइज किया है और आप 10-5 पॉइंट आप लिख पाते हो, आपको सिविल सर्विस में सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। फिर आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, किसी भी लैंग्वेज से आते हो, और आप चाहे कितने भी मार्क्स स्कोर करके आए, आपके 10th 12th ये मार्क्स कभी भी आपको अभी जैसे होता है ना, नए नए बच्चे कोचिंग में जाते हैं। आप कोचिंग में पहुंच गए, पहले दिन आपने एंट्री ली, पहले तो आप 300 लोग देख के घबरा जाते हो, एक क्लास में 300 लोग बैठे हैं, आपका दिमाग ना हिल जाता है कि यार 300 लोग बैठे हैं। फिर आप बैठते हो सीट पे, फिर आप अपने पास वाले से पूछते हो लेफ्ट और राइट, फिर आपने लेफ्ट को पूछा, अरे यार कितने दिन से तैयारी कर रहे हो। एक बोलेगा भैया मैं 4 साल से तैयारी कर रहा हूँ, मैंने तो 2 बार प्रीलिम्स भी दिया। दूसरा बोलेगा मैं तो इंटरव्यू तक पहुंचा हूँ, लेकिन बस यार फिर अगली बार प्रीलिम्स नहीं हुआ। तो सबका अपना अपना एक्सपीरियंस हुआ। फिर उसके बाद अच्छा कॉलेज में कहाँ थे, कहाँ से हो, अच्छा यहाँ से हो, अच्छा कॉलेज में क्या, अरे कॉलेज में तो मैं टॉपर था। यहाँ पे थोड़ा यूपीएससी ना थोड़ा डाइसी है। अब आप डर जाते हो, अरे भाई ये तो टॉपर था, मैं 60% वाला हूँ, इसका नहीं हो तो मेरा कैसे होगा। फिर थोड़ी देर में आप फिर थर्ड आदमी से जो अपने आगे पीछे वाले से भी कभी कभी बात कर लेते हो, तो आगे वाला बोलता है यार वो इतना नॉलेज बताता है, आपको लगता है कि यार इतना हाई नॉलेज है इसको, मेरे को तो कुछ नहीं आता, इसको तो इतनी चीजें पता है, मेरे को कुछ नहीं पता। तो आप है ना एकदम कॉन्फिडेंस यूज कर देते हो, मत यूज करो कॉन्फिडेंस। वो 300 लोग बैठे हुए जरूर है, बट आपकी जर्नी को या आपकी सीट छीनने के लिए नहीं बैठे, वो अपनी सीट पाने के लिए बैठे हैं। अगर आपने उससे ज्यादा मेहनत की, आपकी सीट कोई नहीं छीन पाएगा। अगर आपने उससे कम मेहनत की, तो जो पीछे वाला है वो आगे आ जाएगा। ऐसे ही होता है। तो आप अपने एफर्ट पे ध्यान दीजिए, दूसरों की जर्नी पे मत ध्यान दीजिए। सबका एक्सपीरियंस अलग होता है, क्योंकि मैंने भी ऐसे एक्सपीरियंस किए हैं। मुझे भी किसी ने बोला भी 400 में से एक आदमी का प्रीलिम्स निकलता है और फिर बहुत सारा वो है। तो मैंने यार अब क्या करें, इतने लोग कौन कौन से होंगे, मेरे कंपटीशन में कौन होंगे। 2 दिन तक मुझे भी टेंशन रही, तीसरे दिन समझ में आया कोई फायदा नहीं है सबका। तो आप है ना पहले ही समझ लीजिए, दूसरों के एक्सपीरियंस सीख लीजिए। मैं बता रही हूँ तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस लूज मत करिए, बट मेहनत करिए। मेहनत आपकी इतनी होनी चाहिए कि कोई और आपकी सीट ना ले पाए।
जो आपके लिए सीट है वो आपकी है, बट कोई और ले ना पाए उतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अगर आपने इजी लिया, आप घूमने चले गए, मूवी देखने चले गए, दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं, शादी में 15-20 दिन के लिए गायब हो गए, 1 महीना टूर पे चले गए और बहुत इजी ले लिया या फिर किसी फालतू की उलझनों में फंस गए, तो ऑब्वियसली उतने टाइम में कोई आपसे आगे निकल जाएगा और वो आपकी सीट का दावेदार हो जाएगा। अपनी सीट बचा के रखिए, अपनी मेहनत को बचा के रखिए, अपने एफर्ट को बचा। somebody is asking कि फर्स्ट प्रीलिम्स दिया, फिर उसके बाद 5 साल का गैप आया, फिर काफी डिप्रेशन हो गया क्योंकि फर्स्ट प्रीलिम्स के बाद फिर 5 साल के गैप की वजह से उसको लगा कि नहीं है। ऐसा नहीं है, आपका गैप आएगा तो ऑब्वियस आपकी जो राइटिंग है, जैसे आपका राइटिंग स्पीड कम होगी, आपका जो नॉलेज बेस से आप दूर हो जाएंगे, लेकिन आप किसी वजह से जॉब में गए थे, वो भी आपकी लाइफ की जर्नी है ना, इसलिए मैंने कहा सबकी लाइफ की जर्नी अलग होती है, किसी की अपनी जर्नी को किसी और से कंपेयर मत करिए। आपकी जर्नी हमेशा अलग होगी, आप जो अचीव करेंगे वो अचीवमेंट आपकी होगी, आप उस अचीवमेंट के साथ आगे बढ़ेंगे। तो अचीवमेंट किस एज में करनी है वो मैटर नहीं करेगा, आपको अचीवमेंट करनी है या नहीं करनी, उसके लिए आपको डिटरमाइंड होना चाहिए। तो आप डिटर्मिनेशन रखिए कि आपको अचीवमेंट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब आप इसमें अगर डिटरमाइंड है तो डिप्रेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिप्रेशन होके क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलता। डिप्रेशन होके थोड़े दिनों में बाल झड़ने लगेंगे, फिर व्हाइट बाल होंगे, फिर आप टेंशन लोगे, फिर नींद नहीं आएगी, घर वाले परेशान, आप परेशान, तो ऐसे कोई फायदा नहीं। जॉब आप अच्छे से नहीं कर पाओगे, अगर आप जॉब कर रहे थे उसकी वजह से आपका पर्टिकुलर गैप आया है आपकी स्टडी में, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी जर्नी है, आपको जरूरी है कि आप 20 साल में आओ, 21 साल में आओ, आपकी जर्नी है, आप जब आना चाहो तब आओ। आप ये देख लो कि आपको ये जॉब करनी है या नहीं करनी है, आपको यूपीएससी में जाना है, अगर आप फिक्स हो कि भाई मैं जो जॉब कर रहा हूँ वो मुझे जॉब नहीं करनी, मुझे एग्जाम की यही एग्जाम चाहिए, मुझे मैं अपने आप को यही फिट देखता हूँ, लग जाओ उसके पीछे। डिप्रेशन हटाओ, टेंशन हटाओ, फ्यूचर अनसर्टेनिटी हटाओ, अपना 100% दे दो, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। अपने आप को नेगेटिव जोन में मत ले जाओ, नेगेटिव जोन में जैसे ही लगे कि कोई नेगेटिव जोन में आपको खींच रहा है, कोई थॉट आपको खींच रही है, कोई पर्सन आपको खींच रहा है, कोई रिलेशन आपको खींच रहा है, अपना नेगेटिव जोन से तुरंत अपने आप को लाके पॉजिटिव जोन में डाल दो, बाकी पॉजिटिव जोन आपको आगे अपने आप ले जाए। लाइब्रेरी ज्वाइन करूँ या घर में पढ़ सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं क्लास में नहीं पढ़ पाती थी, लाइब्रेरी में नहीं पढ़ पाती थी, मैं घर में ठीक से पढ़ पाती थी, क्योंकि मुझे वो डे में ब्रेक होता था ना, तो वो ठीक नहीं लगता था कि मेरा ब्रेक हो गया, मैं कहीं जा रही हूँ फिर आ रही हूँ, तो वो मुझे अजीब सा लगता है। मैं कंटिन्यूटी में पढ़ सकती हूँ, ब्रेक होने के बाद फिर मैं नहीं पढ़ सकती। लेकिन कुछ लोग होते हैं घर में, उनको बहुत कैजुअल या अनऑफिशियल बिहेवियर लगता है, लाइब्रेरी में थोड़ा डिसिप्लिन आता है। तो अगर आपको लगता है कि मेरे को लाइब्रेरी में बैठ के डिसिप्लिन वाली फील आती है, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं ग्रुप स्टडी में, तो जो आपको ठीक लगता है आप करो, आपका आउटपुट होना चाहिए। आपको जिस सिचुएशन से, जिस मेथड से आउटपुट अच्छा आता है, आप उस पे फोकस करिए, वो मेथड आप फॉलो करिए जिसमें आपका आउटपुट सुधर सकता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, बिल्कुल ज्वाइन करिए। तो सजेस्ट, अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल ज्वाइन करिए, क्योंकि कोचिंग आपको भटकाव से बचाता है। जो चीज आपको बाहर बैठ के मल्टीपल लोगों से पता चलेगी और काफी टाइम बाद पता चलेगी, क्योंकि कोई भी ना अपने आप आके एडवाइस नहीं देता, आपको एडवाइस के लिए जाना पड़ेगा। तो आप एडवाइस मल्टीपल चैनल से ले, एक चैनल से ले, तो आपको वो देखना पड़ेगा। तो आप क्या करिए कि उसमें जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट आप सेलेक्ट कर लीजिए, उसमें पढ़िए, क्योंकि वो आपको रास्ता बता देगा और आपको क्या नहीं करना है ये चीज बता देगा, और ये बहुत जरूरी चीज है। तो आप इसीलिए इस चीज पे ध्यान दीजिए, कोचिंग अपना अच्छा सेलेक्ट करिए और 1-2 डेमो क्लास लेके सेलेक्ट करिए। कभी भी कोचिंग ना ब्लाइंड नहीं, क्योंकि बहुत कोचिंग ऐसे होते हैं जैसे आप जाएंगे, सर हम जीएस भी पढ़ाते हैं, हम ऑप्शन भी पढ़ाते हैं, इंटरव्यू की तैयारी भी कराते हैं, ये भी करवाते हैं, ये पैकेज ले लीजिए। अब ये पैकेज 1.5 लाख का पड़ेगा, 2 लाख का पड़ेगा, आप ले लीजिए। सब ऐसे मतलब बिजनेस बिजनेस की तरह शुरू हो जाते हैं। आपके पेरेंट्स आपके साथ होते हैं, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम होते हैं, जो जॉब में होते हैं उनके साथ नहीं आते, बट फर्स्ट टाइम के साथ पेरेंट्स जनरली आते हैं। अब आपके पेरेंट्स, अरे यार ये कोचिंग सही है, सारी कोचिंग यहाँ मिल जाएगी, मेरे बच्चे को सब यही पढ़ा देंगे, उसमें से 20-25 फोटोज लगी होती है उनके बोर्ड पे, तो वो फोटो देख के लगता है आप भी, अब पेरेंट्स अपने बच्चों को इमेजिन कर लेते हैं कि मेरा बच्चा भी यहाँ दिख रहा है, और उसी में वो कोचिंग में एडमिशन करवा के 2-3 लाख रुपया दे देते हैं। मत करिए, आप डेमो क्लास लीजिए, वो कितना भी प्रेशर डाले, आपका लाइफ है, आपका फ्यूचर है, आपका टाइम प्रीसियस है। पैसे फिर भी आप वापस ला सकते हो, आपके पेरेंट्स भी कमा सकते हैं, बट टाइम प्रीसियस है, टाइम मत बर्बाद करिए। आप डेमो क्लास लीजिए, आपको समझ में आता है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, जो वो पढ़ा रहा है कि वो समझ में आ रहा है, तो आप अच्छी कोचिंग में हो। नहीं समझ में आ रहा तो कोचिंग सभी अच्छी होती है, लेकिन वो पढ़ाने का जो मेथड है वो आपके वाइब से, आपके टेम्परामेंट से मैच होना चाहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो आप कोचिंग का डेमो लेके फिर तैयारी करें। जीरो से कैसे स्टार्ट करें? जीरो से स्टार्ट करने के लिए आप सबसे पहले हिंदू न्यूज़पेपर उठा लीजिए, एनसीईआरटी मैगजीन उठा लीजिए, विजन का पर डे का उठा लीजिए। 3 महीना तक आप ये 3 करें। जब आप ये चीज करेंगे, आपको काफी, एनसीईआरटी आपकी 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगी लगभग। उसके बाद में अगर आप फर्स्ट फर्स्ट कमर है, उसके बाद में फिर आपका जो है ये न्यूज़पेपर आपको समझ में आने लगेगा, विजन का जो करंट है उसके साथ आप रिलेट करेंगे, तो तीनों से शुरू करिए। 3 महीने बाद फिर आप जो बेसिक सिलेबस है यूपीएससी का वो उठाइए, फर्स्ट प्रीलिम्स का उठाइए, अगर आपके पास टाइम है कि आपको एग्जाम 1 साल बाद देना है या 2 साल बाद देना है, तो मेंस का उठाइए, प्रीलिम्स का बाद में।
अगर आपको लग रहा है कि 6 महीने बचे हैं या 1 साल बचे तो प्रीलिम्स का पहले उठाइए। तो जैसे टाइम बचे उसके हिसाब से आप उसका सिलेबस उठाइए, सिलेबस को प्रिपेयर करिए। फिर सिलेबस को प्रिपेयर करके अपना धीरे-धीरे आगे बढ़ते जाइए, फिर कोचिंग जॉइन करिए, फिर उसके बाद करिए। सिस्टमैटिक वे में तैयारी तो यही है, लेकिन अगर आपका टाइम कम है तो आप इसमें कुछ-कुछ स्किप कर सकते हैं। मैम प्रीलिम्स के लिए कौन सी टेस्ट सीरीज लगाना चाहिए? टेस्ट सीरीज बहुत सारी कोचिंग्स दे रहे हैं। मैंने अभी हाल के 2 साल में देखा है कि विजन्स की टेस्ट सीरीज से या इनसाइट की टेस्ट सीरीज से बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो गए। सेम क्वेश्चंस नहीं आ रहे बट हाँ उसके कॉन्सेप्ट बेस्ड या वही सेम जो बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं तो आप वो टेस्ट सीरीज लगाइए। क्योंकि ये लोग बहुत एफर्ट करके बना रहे हैं। मैं क्योंकि हम लोगों के टाइम में दोनों ही नहीं थे तो मेरे को उतना आइडिया नहीं था, बट अभी मैंने जो एग्जाम देख रही हूँ जो सिविल्स की तैयारी कर रहे होते हैं तो वो बताते रहते हैं उनका जो रिजल्ट है, उनका एक्सपोजर है, उनकी मटेरियल है, वो मैं देखती रहती हूँ, बीच में क्रॉस चेक करते रहता हूँ। तो पता चलता है कि अभी के टाइम में ये चीज ठीक चल रही है। हो सकता है अगले साल कोई और कोचिंग अच्छा करे। तो ये तो है कोचिंग पे डिपेंड करता है, हर कोई अपना अपना अपडेट फैकल्टी पे डिपेंड करता है, कोई फैकल्टी एफर्ट डालती है कुछ टाइम बाद कोई और उससे ज्यादा एफर्ट डालता है। एथिक्स और सीसेट कहाँ से और कैसे की? मेरे टाइम में एथिक्स नहीं था, लेकिन एथिक्स की तैयारी के लिए मैं ये बोलूँगी कि एक जैसे विजन पे है, मेरे ख्याल से विजन पे डीके बालाजी सर का कुछ है, तो उन्होंने ना एथिक्स के बारे में बहुत अच्छा आर्टिकल दिया हुआ है, तो आप उस आर्टिकल को पढ़िए। उस आर्टिकल में उन्होंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखे हैं, बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई है, तो आप उस आर्टिकल को रेफर कर सकते हैं। उसको अगर आप रेफर करेंगे तो उसके बाद आपको आइडिया लगेगा कि एथिक्स में क्या करना है। एथिक्स में मैं सिर्फ थ्री पॉइंट्स आपको बताऊंगी। 3 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ये कि उसमें वैल्यूज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जैसे वैल्यूज के एथिक्स की बहुत सारी वैल्यूज होती है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बहुत सारी आइडियोलॉजी होती है। उसको आप लिस्ट आउट कर लीजिए कि किस आइडियोलॉजी में क्या 5 चीजें अच्छी हैं, क्या 10 चीजें अच्छी हैं। तो उसको लिस्ट आउट कर लीजिए, टेबल बना लीजिए कि इस आइडियोलॉजी में ये है। तो जैसे आइडियोलॉजी के बारे में तुरंत आपको क्लैरिटी रहेगी, इस आइडियोलॉजी में ये चीज थी, इसमें ये था। कंपैरिजन आए तो भी आपको क्लियर है इस आइडियोलॉजी में ये था, इसमें ये नहीं। तो आपको वो क्लियर रहेगा, आइडियोलॉजी क्लियर रहेगी। फिर आप आते हैं सेकंड क्वेश्चन आते हैं एग्जांपल बेस्ड। तो किसी भी आइडियोलॉजी से रिलेटेड या किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आप है ना 2-3 प्रैक्टिकल जो एग्जांपल है ना वो डेवलप करिए। उसको आप लिख लीजिए कि भाई अगर ये वाला आइडियोलॉजी इसमें रिलेटेड ये एग्जांपल है तो एग्जांपल नोट बना लीजिए, एग्जांपल के नोट्स बना लीजिए। फिर आता है थर्ड। थर्ड में आप क्या करिए, आपने एग्जांपल के नोट्स बना लिए, आइडियोलॉजी के कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको, एग्जांपल के नोट्स आपके बन गए हैं। फिर अब हम जो थर्ड में आते हैं तो थर्ड में आप करिए कोट्स। आप किसी भी बहुत अच्छे लोग हैं उनके कोट्स लिख लीजिए। आप देख लीजिए कि किस आइडियोलॉजी में कौन सा कोटेशन आपका अच्छा बैठेगा, कौन सी लाइंस अच्छी बैठेगी, तो वो लाइंस आप लिख लीजिए। और जब आप आइडियोलॉजी के बारे में बता रहे हैं तो वो लाइंस आप लिखिए, कोटेशन दीजिए, कोटेशन को उसको कोट करिए। आप कोट करेंगे तो आपके मार्क्स अच्छे होंगे। तो कोट करेंगे, आइडियोलॉजी के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, आपने एग्जांपल दे दिया, कोटेशन दे दी, आपके मार्क्स बाकी लोगों से अच्छे होंगे। ये 3 चीज आपने कर दी। तो एथिक्स के लिए दीज आर एनफ थिंग। अब आप है ना बाकी आपने बता दिया कि डीके वाला जो है विजन पे वो कौन है क्या है तो मुझे भी आइडिया, मैंने उनका आगे एक बार देखा था तो तैयारी कर रहा था हम लोगों के फैमिली में, तो उसने दिखाया। आई थॉट इट्स गुड आर्टिकल, तो यू कैन रीड दैट। किसी ने लिखा हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस? हिंदू, नो डाउट हिंदू। हिंदू न्यूज़पेपर इज मस्ट। इंडियन एक्सप्रेस में क्योंकि उसका एडिटोरियल पार्ट जो है हिंदू का, वो हिंदू का भी जो हमारा दिल्ली में जो न्यूज़पेपर आता है, दिल्ली वाला जो वर्जन है, दिल्ली वर्जन जो है वो ही आप बाकी स्टेट वाले वर्जन है ना वो वर्क नहीं करें। अच्छा आप फर्स्ट ईयर में है, कैसे स्टार्ट करें? फर्स्ट ईयर में आप एनसीईआरटी पढ़िए, डिटेल में कॉन्सेप्ट वाले भी पढ़िए, फैक्टर भी पढ़िए, आपके पास बहुत टाइम है। आप एनसीईआरटी पहले पढ़िए, उसके बाद हिंदू पढ़ना शुरू करिए। उसके बाद में है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज कैसे करें। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ आते हैं? जीएस फर्स्ट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सिर्फ आप एक पैटर्न देख लीजिए। जब हम फर्स्ट पेपर या जीएस प्रीलिम्स की बारी आती है तो प्रीलिम्स में सिर्फ पैटर्न देख लीजिए क्योंकि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, लेकिन पैटर्न रिपीट होता है। तो पैटर्न आप देख लीजिए कि किस सब्जेक्ट से या किस तरीके से, मान लीजिए जनरल नॉलेज से, लेकिन पैटर्न चेंज भी होता है, शिफ्ट होता है। लेकिन हाँ एक पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ आर्ट एंड कल्चर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जीएस से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, करंट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आपको एक पैटर्न समझ आएगा कि किन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो वो पैटर्न समझ लीजिए, उन टॉपिक को आप ज्यादा अच्छे से पढ़िए बाकी नॉर्मल टॉपिक्स के कंपैरिजन में। बट जब ये मेंस की बारी आती है तो मेंस में आपको क्या करना है कि मेंस का जो पैटर्न है वो अलग है। तो मेंस में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा बट हाँ उसका कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, वो थीम रिपीट होती है। तो मेंस में आप पिछले 4-5 साल के क्वेश्चन है जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है या जनरल नॉलेज से रिलेटेड है, उनको आप प्रैक्टिस करिए। उसको आप राइटिंग प्रैक्टिस करिए, उससे आपको काफी प्रैक्टिस होगी और काफी अच्छा आपका जो फ्लो बनेगा क्वेश्चंस का, और वो प्रैक्टिस आपके लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद में डेली कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, 70 क्वेश्चन होता है।
मैं भी जब न्यू कमर थी, मेरा भी सबसे पहले यूपीएससी, क्योंकि बहुत लोग बोलते 10-12 घंटे पढ़ रहे हैं, कोई पढ़ रहा है कि 16 घंटे पढ़ रहा है, कोई बोल रहा है 2 घंटे पढ़ रहा है, 4 घंटे पढ़ रहा है। मैं इतना कंफ्यूज हो गई यार, मतलब सब लोग अलग-अलग घंटे बताते हो, मैं क्या करूँ? मेरा ये है कि जब तक आपका आउटपुट आपका आता है। अगर आपको लगा मेरा 10 घंटे पढ़ के आउटपुट आता है, पर अगले 2 घंटे का मैं आउटपुट नहीं दे सकता, तो मत करिए। मेरा ये है कि क्योंकि आपका एफर्ट है, आपकी लाइफ है, आपका स्ट्रगल है, जितना मैक्सिमम आप पढ़ सकते हो पढ़ो। लेकिन हाँ, अगर आउटपुट नहीं आ रहा है, तो उस घंटे मत पढ़ो। अगर आप आउटपुट दे सकते हो तो पढ़ो, बिना आउटपुट के स्टडी के घंटे का कोई सेंस नहीं है। हाँ, लोग एवरेज से, मुझे लगा 10 घंटे एवरेज ठीक है, 10 घंटे तक हम आउटपुट दे सकते हैं, उसके अलावा फिर आप मैगजीन ये जो भी है, मैगजीन न्यूज़पेपर उसको पढ़ने पे फोकस करिए। 10 घंटे आप अपने सब्जेक्ट को, लेकिन कोई भी सब्जेक्ट, सिंगल सब्जेक्ट को 10 घंटे मत पढ़िए। आप 2-2 घंटे का या डेढ़-डेढ़ घंटे का, 1-1 घंटे का अपने हिसाब से सब्जेक्ट का जितना यूज है, जितनी इंपॉर्टेंस है, उसके हिसाब से आप अपना कैटेगराइज कर लीजिए और सब्जेक्ट को उसके हिसाब से पढ़ें। तो आपको अच्छा आउटपुट मिलना चाहिए। बेसिकली आउटपुट बेस्ड एग्जाम है, आप कितना आपने इनपुट लिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आउटपुट आप क्या दे रहे हो उससे फर्क पड़ता है। तो आप चेक कर लो ना आउटपुट कि मेरे को कितने घंटे पढ़ने से और क्या पढ़ने से आउटपुट आ रहा है। एक सब्जेक्ट को कंटिन्यूटी में पढ़ना मैं सजेस्ट नहीं करती हूँ, ये सबके लिए सेम है कि आप है ना प्रोटोकॉल में सेग्रीगेशन करके पढ़िए। एक ही बुक को 3 दिन मत पढ़िए, क्योंकि वो आप पढ़ तो लेंगे लेकिन वो आउटपुट नहीं आएगा। तो आपको लगेगा कि मैंने इतने घंटे पढ़ा, पर घंटे पढ़ना इज नॉट इम्पोर्टेंट, आउटपुट क्या है। तो आपको प्रोटोकॉल में यूपीएससी की तैयारी के लिए मोटिवेशन कहाँ से मिला? यूपीएससी की तैयारी के लिए मोटिवेशन यार, ऑनेस्टली बोलूँ तो उस वक्त बचपन से मैं तो देखो लाल बत्ती वाली जो गाड़ी मिलती थी ना, वो एक क्रेज था, छोटे थी जब 7-8 साल की थी, तो तब से वो मुझे वो एक चीज दिखती थी। लेकिन जब बड़े हुए तो फिर वो मैंने क्रेज वो सब छूट जाते हैं, आप अलग एग्जाम में सोचने लगते हो, अलग जॉब के बारे में भी सोचने लगते हो। फिर अचानक से जब कॉलेज खत्म हुआ तो फिर लगा कि नहीं, ऐसी जॉब करनी चाहिए जिसमें आप किसी के लिए कुछ कर पाओ। तब बड़े होते हो तब वो कॉन्सेप्ट आता है, छोटे होते हो आपके कॉन्सेप्ट अलग होते हैं। लेकिन बड़े होते हो फिर आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हो कि मेरे को सेटिस्फेक्शन किस जॉब में आएगा, रिस्पेक्ट किस जॉब में मिलेगी, मुझे किस में अच्छा लगेगा, तो फिर आप जॉब सर्च करते हो। फिर मुझे लगा कि हाँ ये जॉब ठीक है मेरे टेम्परामेंट के हिसाब से, तो मैंने स्टार्ट किया। उत्तर लिखने की शुरुआत कैसे करें? आप अपना पहले सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखिए क्वेश्चंस का, उसके बाद में आपको जो मटेरियल पूछा गया वो लिखिए, उसके बाद कंक्लूजन, पॉजिटिव कंक्लूजन लिखिए। शुरुआत करने के लिए आप जो भी आपने पढ़ा है, जो पैरा पढ़ा है उसके बारे में लिखना शुरू करें। या उस पैरा में अगर प्रॉब्लम आप पढ़ रहे हैं तो आप प्रॉब्लम को कैसे लिखेंगे कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन के साथ, वो आप लिखना शुरू कर सकते हैं। प्रिपरेशन के टाइम पे क्या आपको ऐसा लगा था कि बहुत मुश्किल, नहीं कर पाऊंगे, कंपटीशन इतना ज्यादा है? सबको लगता है, सबको लगता है। सबसे पहले आप राजेंद्र जो में एंट्री करते हो, फिर इतनी पब्लिक को देखते हो, तो आपको लगता है तो इतनी सारी पब्लिक। फिर उसके बाद में आप जब किसी शॉप पे जाते हो तो इतने लोग किताबें खरीद रहे हो तो फिर लगता है, फिर इतनी सारी किताबें देख के लगता है, फिर कोचिंग में आप इतने लोगों को देखते हो तो लगता है, और उसमें किसी ने अच्छा आंसर कर दिया जो आंसर आपको आता नहीं, तो आपको तो पक्का यकीन हो जाता है कि आप इसके लिए नहीं हो या आपको इतना नहीं आता। लेकिन इन सबको आपको हैंडल करना है, क्योंकि हो सकता है आपने स्टार्ट किया आपको चीजें नहीं आती हो, बट कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। क्या पता एग्जामिनर क्या ढूंढ रहा हो, और वो एग्जामिनर जो ढूंढ रहा हो वो आप ही में हो। तो पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन है, आपको ये टारगेट है, तो पॉजिटिव से स्टार्ट करना है, पॉजिटिव रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है। किसी और की कहानी या किसी और की कौन क्या रैंक ले रहा है उसमें मैटर नहीं करना चाहिए। एनसीईआरटी की नोट्स कैसे बनाए? एनसीईआरटी की नोट्स मत बनाइए, बिल्कुल मत बनाइए, आई वुड सजेस्ट। एनसीईआरटी ऑलरेडी इतनी अच्छे से बनी हुई है, हाईलाइट करिए। एनसीईआरटी के जो भी है उसमें हाईलाइट करिए, अगर किसी के नोट्स बने हुए अवेलेबल हैं आप उसको रेफर कर सकते हैं, बट खुद नोट्स बनाने में मत पड़िए, एनसीईआरटी बहुत बड़ी चीजें हैं, आप उसको नोट्स बनाने में बहुत टाइम लगाते हैं, नोट्स मत बनाइए। एनसीईआरटी के तो बिल्कुल मत बनाइए, अगर आपका कोई सब्जेक्ट है पर्टिकुलर उसके नोट्स आप बना सकते हैं, और एनसीईआरटी फिर अपने प्रीलिम्स के लिए क्या पढ़ें? प्रीलिम्स के लिए आप एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी में जैसे ज्योग्राफी है तो आप 6 से 12 तक आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आपकी साइंस टेक्नोलॉजी है तो साइंस टेक्नोलॉजी में भी एनसीईआरटी में कुछ पेजेस होते हैं वो आप पढ़िए। एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो होते हैं साइंस में वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं। पॉल्यूशन रिलेटेड, एनवायरनमेंट रिलेटेड जो भी हमारे प्रेजेंट जो टॉपिक्स चल रहे होते हैं डिस्कशन में वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं। एनसीईआरटी में इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स 9 से 12 होती है, जिसमें आपको जो स्टेट्स पार्ट है वो हट गया अभी, तो स्टेट्स पार्ट आप छोड़ दीजिए, बाकी उसके आप पढ़िए उसको। और इसी तरीके से एनसीईआरटी में हर सब्जेक्ट, और हाँ हिस्ट्री, हिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं तो आर्ट एंड कल्चर पे फोकस करिए। आर्ट एंड कल्चर पे, मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस करिए। जो पुरानी हिस्ट्री उसमें आर्ट एंड कल्चर का पार्ट ज्यादा आता है, तो किसी भी किंग के टाइम में आर्किटेक्चर पे क्या हुआ, आर्ट एंड कल्चर पे क्या हुआ, उस पॉइंट को आप थोड़ा अच्छे से फोकस करके पढ़िए, बजाय उसकी पूरी सिस्टम की कि वो कौन सा क्या राजा था, कौन सा उसका बेटा कौन था, उसकी बजाय आप उस पर फोकस करिए कि उसमें सिस्टम क्या था, उसके स्टेट में, उसके किंगडम में सिस्टम क्या था, उसके किंगडम में क्या नई चीजें हुई, नया क्या ऐड हुआ आर्किटेक्चर बेस पे भी आर्ट एंड कल्चर, तो वो आप पढ़िए तो हिस्ट्री में आप ये आपने कितने अटेम्प्ट दिए हैं? मैंने तो एक ही दिया था,
उसके बाद मैंने सेकंड अटेम्प्ट दिया था, बट मेरा पहले अटेम्प्ट में हो गया था, तो फिर दोबारा मैंने तो सीरियसली नहीं लिया, सीरियसली दिया मैंने। फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसी ट्रेड है? फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्लियर कर सकते हैं, बहुत लोग करते हैं, अभी तो बहुत ही ज़्यादा लोग करते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्लियर कर सकते हैं, आप एकदम अपना मटेरियल कम रखिए, मटेरियल आप बहुत ज़्यादा नहीं रख सकते। अगर आप मटेरियल बहुत ज़्यादा रखेंगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में कितना टाइम होता है। बहुत लकी लोग होते हैं जिनको 12th के बाद ही समझ आ जाती है कि मुझे ये करना है, मेरे को तो नहीं, मेरे को तो कॉलेज के बाद समझ में आया कि कुछ करना है। तो 90% लोग तो ऐसे होते हैं जिनको कॉलेज के बाद समझ में आता है कि कुछ करना है, कुछ लोग अवेयर भी होते हैं। तो अगर कॉलेज के बाद है तो आपके पास 1 साल बचेगा, 1 साल से ज़्यादा तो आपके पास बचेगा नहीं। अगर आपने 20 साल में कॉलेज निकाले, 19 साल में कॉलेज, तो 1 साल ही आपके पास बचेगा मैक्सिमम। तो अब 1 साल आपके पास बचता है, तो 1 साल में आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते, तो आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। जीएस की पहले आप जीएस का पढ़िए, अगर आपका प्रीलिम्स निकल जाता है तो आप मेंस की पढ़िए। मेंस में आप पूरा कहानी पढ़ने के बजाय मेंस में आप क्या करिए, उसको टुकड़ों में बाँट-बाँट के पढ़िए। तो इस तरीके से आप काफ़ी कर सकते हैं। मुझे लग रहा है मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। करंट अफेयर्स कितने दिन पहले पढ़े? करंट अफेयर से जैसे प्रीलिम से आप 6 महीने तक, प्रीलिम से 1 महीना छोड़ दीजिए। प्रीलिम्स क्योंकि एक लास्ट का 1-2 महीना पेपर नहीं बनता, पेपर पहले बन चुका होता है। तो लास्ट का 1 मंथ का उसमें कुछ नहीं आता। 1 मंथ छोड़ दीजिए, 1 मंथ पहले तक आप स्टॉप कर दीजिए करंट पढ़ना। लेकिन उस 1 मंथ पहले से लेकर लास्ट 6 महीने तक, 6 महीने तक डिटेल में पढ़िए, 6 महीने से पहले का, पिछले प्रीलिम्स तक का। उसको आप जो आती है ना ईयरली मैगज़ीन, उससे पढ़ लीजिए, तो आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का नोट्स कैसे बनाएं? करंट अफेयर्स का नोट्स यार आप मत बनाइए मेरे हिसाब से, तो क्योंकि करंट अफेयर्स में आजकल इतनी सारी मैगजीन्स अवेलेबल, इतनी सारी वेबसाइट्स अवेलेबल है, वो लोग बना रहे हैं ऑलरेडी। आप उसी को पढ़िए ना। जब आपके लिए आपका काम कोई और करके दे रहा है तो आपको क्यों करना है? ठीक है, आपको उसको अपनी लैंग्वेज में एक्सप्रेस करना है, अपनी लैंग्वेज में बनाना नहीं है। ठीक है, आपको किसी के लिए बुक थोड़ी ना बनानी है, आपको बस उसको समझना है और अपने आप एक्सप्रेस करना है। तो समझने के लिए दूसरा यूज करिए। मुझे लग रहा है मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस को आंसर कर दिया है। वी कैन एंड दिस सेशन आई थिंक। तो कोई आंसर ऐसा और कोई क्वेश्चन ऐसा आ नहीं रहा है जिसमें मुझे लग रहा है कि रिप्लाई करना चाहिए। रिपीटेड क्वेश्चंस ही आ रहे हैं। और चलिए, मैंने काफी आंसर्स आपके जो भी थे आपके कैटर कर दिए एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू दिस चैनल, क्योंकि हम जब प्रिपेयर कर रहे थे तो ये वाला जो चैनल या इस टाइप के चैनल या वेबसाइट्स अवेलेबल नहीं थे। तो आई एम वेरी थैंकफुल कि कुछ वेबसाइट्स है जो जनरल नॉलेज के मटेरियल्स भी अवेलेबल करवा रहे हैं। इससे क्या होता है कि जो फाइनेंशियली अच्छे नहीं उनको भी बहुत हेल्प मिल रही है। कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत ही अवेयरनेस ला रहे हैं, जो पहले मैगजीन से मिलती थी, और वो अवेयरनेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। तो अगर आपको टॉपर्स के कुछ चीजें जानने को मिल रही है जो आप किसी के पास पूछने जाते हैं कि भैया बता दो, पूछने से नहीं, बहुत लोग टाइम नहीं देते हैं और इतना सीरियसली नहीं बताते। तो अगर आपको कुछ जानने को मिल रहा है कहीं से, तो वी शुड बी थैंकफुल। एंड ये आपकी स्मार्ट स्टडी का एक पार्ट है कि आपको घर बैठे हुए सारी चीजें पता चल रही है, तो इसको यूज करिए। आई होप कि मेरा सेशन थोड़ा तो आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट रहा हो, कुछ आपके 1-2 पॉइंट आपके काम आए। कुछ आपको काम नहीं आता है, आपको लगता है कि कुछ मुझे नया जानना है, कोई नई चीज है जो आपको बाद में याद आती है, आप अपना रिव्यू बॉक्स में अपना क्वेश्चन डालिए। आई विल ट्राई कि मैं उसको आंसर कर पाऊँ। और जो भी आपके 4 जीएस के सब्जेक्ट है उसको मैंने एथिक्स मैंने बता दिया है कि एथिक्स के लिए उनका आर्टिकल आप एक बार देख लीजिए। इंडियन इकोनॉमी जो है वो करंट से होता है, बेस क्लियर करिए और करंट पे पढ़िए। कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी जो है लक्ष्मीकांत पढ़िए। उसके अलावा आपको जो भी करंट है वो सब्जेक्ट ले आइए। जो नई स्कीम्स बन रही है अलग अलग मिनिस्ट्रीज की, उसको पढ़िए, स्कीम्स क्या बन रही है, उसका इम्पैक्ट क्या है पब्लिक पे, ऑन एंड ओवर एवरेज। फिर इंडियन हेरिटेज कल्चर है, तो कल्चर पार्ट आप प्रीलिम्स में भी पढ़ेंगे, उसको भी आप पढ़िए। वर्ल्ड हिस्ट्री से कम क्वेश्चंस आते हैं, उसके जो मेन मेन इवेंट है उसको पढ़ लीजिए। तो आप इस तरीके से करके ना थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी अपना कर सकते हैं। सीसेट प्रैक्टिस करिए, जीएस उनके लिए एनसीईआरटी, हिंदू विजन, ये सब पढ़िए। तो मैंने ओवरऑल थोड़ा सा ब्रीफ में भी आपको बता दिया है। आप अपना अपना जो भी टाइम है उसको यूज करिए। थैंक यू सो मच।